बहुत अच्छे। अगर हम वाकई अर्थ से मून पर गए थे तो उसका सबूत कहाँ है? हम कभी भी 10 साल के अंदर मून पर जाकर सही सलामत लौटने की कैनेडी की डेडलाइन पूरी नहीं कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता है ये फुटेज स्पेशल इफेक्ट्स डालकर हॉलीवुड में बनाई गई होगी। 69 में हम मून पर लैंड हुए। नासा कभी भी सीधा जवाब नहीं देता। शायद कभी मून लैंडिंग हुई नहीं। अपोलो 11 आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, गुड लक। 20 जुलाई 1969 अमेरिका चांद पर पहला इंसान भेजने में कामयाब रहा। इंसान के लिए छोटा सा कदम है, पर इंसानियत के लिए बहुत बड़ा। पर जरूरी नहीं कि जो नजर आए उस पर यकीन भी हो, और इसीलिए फॉर्मर FBI एजेंट, एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट और फॉर्मर एरोस्पेस कंसल्टेंट के साथ साथ एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नए मिशन पर निकल पड़े हैं। वो सवाल करने जा रहे हैं गवाहों से। ये है वो असली रिपोर्ट। वो सबूतों की छानबीन करेंगे। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट पर उसका नाम देखा, मैं हैरान रह गई। नए एक्सपेरिमेंट से थियरीज टेस्ट करेंगे। ओह, यानी बॉम्ब सा बन गया। और सच की तलाश करेंगे। इसे देखो, ये अपोलो की लैंडिंग साइट है। मुझे तो किसी चट्टान का निशान लग रहा है। और ये सब इसलिए ताकि पता लग सके कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी वाकई कामयाब रही या नहीं। हिस्ट्री हमेशा सही नहीं होती, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अमेरिका चांद पर पहला इंसान भेजने का जश्न मनाता है। हम इंसानों के लिए पीस चाहते हैं। पर कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या सच में? मुझे तो शक हो रहा है। और उनका मानना है साइंस उनकी तरफ है। ये रहे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। वो दावा करते हैं कि कोई भी इंसान स्पेस की रेडिएशन को पार करके लिफ्ट ऑफ ऑन अपोलो 11 चांद पर जिंदा नहीं पहुंच सकता। हाईली चार्ज प्रोटॉन्स की 2 इंटेंस बेल्ट्स इतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ती है कि उसके पार गुजरने वाले एस्ट्रोनॉट्स तो जिंदा जल सकते हैं। पर स्पेस रेस में रशिया को हराने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी हद तक जा सकता था। मून पर जाने के लिए उन्होंने नाजीज को मदद के लिए बुलाया। ट्रुथ बिहाइंड द मून लैंडिंग। ये देखो, ये रहा उसका सबूत। बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सॉरी। मैंने FBI के साथ स्पेशल एजेंट के तौर पर 4 साल काम किया है, पर नासा को कोई अंदर का बंदा ही जान सकता है। लीलैंड मेल्विन को नासा के बारे में वो चीजें पता है जो कोई और नहीं जान सकता। मैं आपको अपना ये स्पेसक्राफ्ट दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं STS-122 में हूँ और ये है स्पेस शटल एटलांटिस की टेल। ये देखो यहाँ पर। मुझे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पसंद नहीं, और मैं जानता हूँ माइक बैरा कॉन्स्पिरेसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है। उनका दावा है मून लैंडिंग कभी हुई नहीं। मेरी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नासा के मून पर लैंड होने वाले दावे पर शक है। उन्हें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। पर वो एरोस्पेस कंसल्टेंट भी थे, इसलिए मुझे लगता है उन्हें इस पर यकीन दिला सकता हूँ कि वाकई मून लैंडिंग हुई थी, जैसा हमें बताया गया था उसी साल 1969 में। हमें मानना होगा कि हमारे पास उसका कोई विजुअल या वीडियो एविडेंस नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी मून लैंडिंग्स के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं पूरी तरह से सही हूँ। FBI में हम लीड्स का पीछा करते हैं, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाए और चाहे उसके पीछे की सच्चाई कितनी भी बुरी क्यों ना हो। हम 69 में मून पर गए, इसका कोई ठोस एविडेंस है? पोल्स से सामने आया है कि 20 में से 1 इंसान मून पर लैंडिंग वाली बात पर यकीन नहीं करता है। यानी फेक मून लैंडिंग कंस्पिरेसी थियरी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग मानते हैं। मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ पोर्टलैंड के एक शख्स से मिलने चलो। वो काफी समय से इस मूनलैंड वाले दावे पर सवाल खड़े करते आया है। तो कौन चलना चाहेगा? मैं चलूंगा। मुझे जानना है वो क्या कहते हैं। हाँ, मुझे जानना है उनके मन में क्या सवाल है। पर इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की मदद से उनके झूठे दावों को भी खारिज करने की कोशिश करूंगा। मैं लीलैंड के साथ क्लाइड लुइस से मिलने जा रहा हूं। वो एक लीडिंग कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं और ग्राउंड जीरो होस्ट करते हैं, जो एक रेडियो टॉक शो है। मैं चाहता हूं कि लीलैंड देखे कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट में भी कुछ बात है। कुछ तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और काफी रिसर्च के बाद ही फैसले पर पहुंचे हैं। क्लाइड की बातें लीलैंड की आंखें खोल देंगी। कई सालों तक उनके मन में मून लैंडिंग्स को लेकर सवाल रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है या नहीं की है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं किस तरह लोग विजुअल प्रूफ और साइंटिफिक डेटा को इतनी सफाई से झुठला देते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बिल्कुल पागल हैं। वो काफी डाउन टू अर्थ है, इसलिए मुझे उनकी बात। ये तो अच्छी बात है। हाँ, सही कह रहे हो। ग्राउंड टू अर्थ रहने का मतलब हम दोनों के लिए बिल्कुल अलग है। उनसे बातचीत करने में काफी मजा आएगा।
मैं हूं क्लाइड लुइस और ये है ग्राउंड जीरो। आज रात हम 1950s के प्रोजेक्ट होराइजन पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की बहुत बड़ी कोशिश थी स्पेस में अपना कब्जा जमाने की। वो ये चाहते थे कि मून पर अपने देश का झंडा लहरा सके। क्लाइड, कैसे हैं आप? तुमसे मिलकर अच्छा लगा माइक। ये हेलो, लीलन, कैसे तुमसे हैं? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैंने आपके बारे में सुना। हमसे मिलने के लिए थैंक्स। तुम दोनों यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, मिशन कंट्रोल जैसा हाँ। कुछ। काफी हद तक वैसे ही है जिसकी तुम्हें आदत है। मुझे लगता है जितने की आदत है ये उससे कुछ ज्यादा ही है। मुझे उस इंसान के तौर पर जाना जाता है जो 1969 की मून लैंडिंग पर सवाल उठाता है। और ऐसी भी अफवाहें उड़ी थी कि मून लैंडिंग से पहले वहां पर मून बेस बनाया जा रहा यानी था। मून पर मिलिट्री का कब्जा। हाँ। अच्छा, पर शुरू में मिलिट्री का यही मकसद था कि मून पर एक आउटपोस्ट बनाई जाए और उसका नाम होराइजन रखा गया। ऐसा कुछ हुआ है, उसका कोई सबूत है आपके हाँ हाँ पास? बिल्कुल, मेरे पास ये डीक्लासिफाइड दिखाइए डॉक्यूमेंट्स मुझे। इनसे पता चलता है कि मून बेस की बात 1950s में, मेरे ख्याल से 1957 या 58 में शुरू हुई थी। इसका सपना पहले वर्नर वॉन ब्रॉन ने देखा था। रशियंस काफी पहले इसके बारे में बात कर चुके थे। वर्नर वॉन ब्रॉन एक एरोस्पेस इंजीनियर थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के लिए रॉकेट्स डिजाइन करते थे और बाद में उन्होंने यूएस स्पेस प्रोग्राम को खड़ा करने में कंट्रीब्यूट किया। ये कैनेडी से पहले की बात है, यानी नासा के बनने से भी बहुत पहले की। क्लाइड मून मिशन के काफी शुरुआती प्लान्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा जो 1969 की मून लैंडिंग को झुटलाता हो। क्लाइड, अगर वो मून पर जाने के लिए इतना डेस्परेट थे, वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार थे, तो कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपोलो से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था शायद। मुझे लगता है ये सच है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमें 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को मून की इस दूरी का अंदाजा नहीं होगा। उस समय की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत शुरुआती दौर में थी, इतनी एडवांस्ड नहीं थी। उस समय के मुकाबले तो हमारे आज के सेलफोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आपको ऐसा क्यों लगता है लैंडिंग नहीं हुई? पीआर रशियन स्पेस प्रोग्राम में हमसे काफी आगे थे और हमने मून पर इंसान भेजा। वो उससे बहुत पहले से इसमें लगे हुए थे। हम मून पर पहले पहुंचना चाहते थे। जैसे रेस में एक मोटा बच्चा किसी खिलाड़ी बच्चे को देखकर बोले, मैं ये रेस करूंगा और तुझे हरा कर दिखाऊंगा। मुझे इसके जैसा बनना मुझे है। इसके जैसा बनना है। इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है। आपको ये समझना होगा कि क्या होता अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर भेजते और वो अपने स्पेसक्राफ्ट से निकलते ही मून के एटमॉस्फेयर में सक होने लग जाते और उन्हें वहां सांस मिलना बंद हो जाती और ये सब यहाँ नेशनल टीवी पर दिखाया जाता। मैं हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रेडियो शो का होस्ट फॉर्मर एस्ट्रोनॉट को बता रहा है कि नासा के पास मून की ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक्स को लेकर सही डेटा नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि हमने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 700 या 800 किलोमीटर बाहर वैन एलन बेल्ट से पहले तक भेजा था। वो वहां ऑर्बिट में घूम रहे हैं और यहाँ अर्थ पर हमने एक अच्छा सा स्टूडियो बना रखा है जहाँ बैठकर एस्ट्रोनॉट्स को कोई गलती करने से रोक रहे हैं। हमने अपने लिए एक ऐसा काम चुन रखा है। अब ये सोचिए, एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट करते हुए नीचे आने लगते हैं और यहाँ किसी को पता नहीं कि क्या करना है। ऐसे में उनके हर बेस को कवर करना जरूरी था। उसके लिए अच्छे पीआर की भी जरूरत थी ताकि दिखा सके मून पर कोई मर नहीं रहा। मैंने नासा के लिए कोई 24 साल काम किया है और इन 24 सालों के दौरान मैंने वहां पर इंटीग्रिटी देखी है, खासकर अगर बात स्पेस प्रोग्राम की हो तो। और नासा की पीआर मशीन काफी बड़ी है जो अमेरिकन पब्लिक के सामने नासा की हर कोशिश को अच्छा करके दिखाती है। पर अमेरिकन होने के नाते उन्होंने अपनी फैमिलीज, अपने बच्चे, सबको सैक्रिफाइस किया है और ऐसे में 1969 की कामयाबी को नकारना गलत है। तुम हिस्ट्री की किसी कहानी पर सवाल उठाते हो? तुम्हें लगता है जैसा बताया गया था सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हुआ होगा? तुम्हें लगता है हिस्ट्री हमें सब सच मुझे बताती लगता है? है हिस्ट्री में बदलाव किए जाते और हैं। यही तो बात है, हमें ये समझना होगा कि लोग कहानी को तोड़ते मरोड़ते हैं, पर अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आपको फौरन ऐसा करने के लिए विलन बना दिया जाता है। नहीं, मैं सवाल उठाता हूं क्योंकि मैं यकीन करना चाहता हूं। मुझे यकीन करना है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा दिल कहता है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, पर मेरा दिमाग नहीं मानता और इसी से कंफ्यूजन होती है। मेरे मन में कई चीजों को लेकर सवाल है, पर मैं सवाल करता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। अब मुझे बताइए कि आखिर ऐसा मुझे क्यों लगता है ज्यादातर लोग इसलिए बुरा मान जाते हैं क्योंकि 3 लोगों ने अपनी जान सही गंवाई है। और कुछ लोग मरे हुए लोगों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं जॉन यंग के काफी करीब रहा हूँ, उनकी बातें सुनी हैं। वो बहुत ही शानदार इंसान थे। मैं उनके घर के बाहर डॉग्स ले जाता था तो वो अक्सर आते थे और उनका सिर थपथपाते थे और हम मून पर उनके चलने के बारे में बात किया करते थे। और ऐसा
किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि उनके जैसा इंसान झूठ बोले। अब ऐसा हुआ था, पर उस तरह से नहीं जैसे वो बताते यानी हैं। आप जॉन यंग को झूठा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो उस तरह से नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर जॉन यंग ने मुझे बताया जिस तरह हुआ है। उन्होंने बताया वैसे नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था 1969 में हम मून पर गए थे। नासा कभी भी सीधा जवाब नहीं देता है और हमेशा से उनकी यही आदत रही है। वाओ। अब गुस्सा मत करना। अच्छा हुआ बात सही समय पर खत्म हो गई। क्लाइड की बातों से लीलैंड को गुस्सा आ रहा था। पता नहीं तुमने मुझ पर ध्यान दिया या नहीं, पर मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। मैंने देखा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सच्चाई और उन लोगों पर सवाल उठाने की जिन्होंने इतनी मेहनत की और जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं नील आर्मस्ट्रांग से मिला, बज ऑल्ड्रिन को जानता था। इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, तब जाकर ये कामयाबी हासिल की। इस बात से भले ही लीलैंड को गुस्सा आए, पर मैं अभी भी मून लैंडिंग पर सवाल उठाता हूँ। क्लाइड लुइस ने मुझे काफी गुस्सा दिलाया, पर उनके पास अपने दावों को सही बताने वाले डॉक्यूमेंट्स थे। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि माइक, चैड और मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थियरी को मानने और नकारने वाले दोनों लोगों के फायदे के लिए है। क्लाइड ने वर्नर वॉन ब्रॉन की बात की। वो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो हमारी स्पेस रेस के तहत सरकार के बोले झूठ से जुड़े हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरी एक जीता जागता सच है और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। मेरे सामने कई बार एक सस्पिशियस जानकारी आती है, ऑपरेशन पेपर क्लिप। मून लैंडिंग के पीछे एक और हैरान कर देने वाली नई जानकारी। ये 1950 में हुआ था। यूएस गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें वो नाजी साइंटिस्ट्स को यहां लाते थे। नाजीज? हाँ, उन्हें यूएस लाया जाता था स्पेस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मन इंजीनियर्स ने स्पेस में जाने के लिए रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिया था और फिर थर्ड राइक ने एक कमांड दिया और इन सभी रॉकेट्स को हथियारों में बदल दिया। इसी के चलते लेट 1930s में V2 को डेवलप किया गया। इससे पूरा खेल बदल गया। वो दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी। जर्मन रॉकेटियर्स ने 1 टन वाले हाई एक्सप्लोसिव पेलोड्स को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 300 किलोमीटर दूर तक फेंकने लायक थ्रस्ट बनाना सीख लिया था। जर्मन्स काफी तेजी से ऐसी रॉकेट मिसाइल्स बना रहे थे। V2 इतना बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम साबित हुआ कि उसी के बेसिस पर आज की स्कड मिसाइल काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि यूएस मून पर सोवियत से पहले पहुंचने के लिए इतना बेचैन था कि उनकी टेक्नोलॉजीज जानने के लिए नाजीज को काम पर रखते थे। मैंने ये बात साबित करने वाले एविडेंसेस देखे हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारे देश की लीडरशिप अमेरिका को मून पर पहुंचाने के लिए एक्टिव वॉर क्रिमिनल्स की मदद लेगी? मैंने इस कहानी को एक्सपोज करने वाली सबसे पहली जर्नलिस्ट का पता लगा लिया है। हमें फ्लोरिडा जाना होगा। ऑपरेशन पेपर क्लिप जो भी था वो स्पेस प्रोग्राम के शुरुआती दिनों को लेकर था। हम उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम में नाज़ीज़ को लाए जाने वाली बात से पर्दा उठाया था। हम रिपोर्टर लिंडा हंट से इस बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं। किस चैनल की रिपोर्टर थी? CNN। पेपर क्लिप पॉलिसी के तहत वॉर क्रिमिनल्स और नाजीज को ऐसे कामों से दूर रखा जाना चाहिए था। ये डीटर ग्राउ हैं जो हंट्सविल में रहते थे, जिन पर भी इन्वेस्टिगेशन चलती थी। वो वहीं रहते थे। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में लैब के डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। मैंने इस सब्जेक्ट पर और कोई बयान न देने का वादा किया है। मैं लिंडा को सालों से जानता हूँ। उन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए अवार्ड्स मिले हैं। मैं चाहता हूँ चैड और लीलैंड ध्यान से सुने कि कैसे अमेरिका ने मून पर पहुँचने के लिए नाजी पार्टी इंजीनियर्स को भी काम पर रखा था। अगर ये दावा सच है और नासा स्पेस में पहुंचने के लिए नाज़ीज़ का सहारा ले रहा था तो इससे उनका नाम खराब हो सकता है। हेलो। हेलो। थैंक यू सो मच कि आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई। हम जानते हैं कि आपने ऑपरेशन पेपर क्लिप स्टोरी एक्सपोज की थी। हाँ। तो हमें बताइए कि आपने ये सब कैसे किया, आपको कैसे पता चला? मुझे उस समय काफी जुनूनी जर्नलिस्ट माना जाता था। 89-90 के करीब मैंने एक अफवाह सुनी कि वो स्पेस प्रोग्राम पेपर क्लिप में काम करने के लिए नाजीज को लाते थे। नेशनल आर्काइव्स में इससे जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद थे, तो मैंने उन जर्मन्स की फाइल्स डिक्लासिफाई करना शुरू की जिन्हें लाया गया था।
ये काम बहुत मुश्किल था, मुझे काफी तकलीफ उठानी पड़ी। तो आपको इस कहानी की डिटेल्स सामने लाने के लिए क्या करना पड़ा? बहुत ज्यादा रिसर्च, जो मुझे पसंद है। लाइब्रेरी में रिसर्च की, उनका बैकग्राउंड पता लगाया और फिर वो रिकॉर्ड्स हासिल किए। आपको पता है ऑपरेशन पेपर क्लिप के लिए कितने लोगों को लाया गया था? 1500। 1500 यानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और केमिकल वॉरफेयर, एयरफोर्स। पर झूठ बोला गया कि इन लोगों की अच्छे से जांच की गई थी। ऑपरेशन के लिए किसी वॉर क्रिमिनल या बुरे इंसान को नहीं लाया गया। पर जब मुझे उनसे जुड़े रिकॉर्ड मिले तो ये साफ हो गया कि ये दावा सच नहीं था। उन रिकॉर्ड्स में आर्मी इंटेलिजेंस ने जर्मनी में जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी डिटेल्स थी। उनके नाजी पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ था जो छिपाया जा रहा था। उन्होंने मून पर जाने के लिए नाजीज की मदद ली थी। वो स्पेस प्रोग्राम में काम करने के लिए वॉन ब्रॉन और 100 दूसरे लोगों को लाए। जब अलाइड फोर्सेस ने 1944 में जर्मन का V2 रॉकेट पकड़ लिया था तो वॉन ब्रॉन और दूसरे 100 से ज्यादा इंजीनियर्स ने पहले ही यूएस जाने के लिए डील पक्की कर ली थी। ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत नाजी रॉकेटियर्स की टीम को फोर्ट ब्लिस टेक्सास पर इंस्टॉल किया गया था ताकि वो यूएस आर्मी के लिए रॉकेट डिजाइन कर सके। पेपर क्लिप टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जो जॉइंट स्टाफ चीफ्स के अंडर था और उसे आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस करवा रहा था। वर्नर वॉन ब्रॉन को स्पेस प्रोग्राम में उनके रोल के लिए नासा में काफी पसंद किया जाता था। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट में उसका नाम देखा तो हैरान रह गई। वॉन ब्रॉन की फाइल में मुझे जो रिकॉर्ड्स मिले वो कॉपीज थी, न कि ओरिजिनल्स। शायद उन्हें खत्म कर दिया गया था। आपको क्यों लगता है कि वॉन ब्रॉन के रिकॉर्ड्स को यूएस गवर्नमेंट ने रास्ते से हटाया होगा? क्योंकि वो उन्हें एसएस का मेंबर दिखा रहे थे। बहुत डरावना था सब कुछ। उन्होंने उनका सच छिपाया। सवाल उठता है कि हम किस देश को, किस जीतने वाले देश को अपने इस बेहतरीन इन्वेंशन की बागडोर सौंप सकते हैं। मोरली ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो एसएस में मेजर थे। आपको ये कैसे पता चला? मुझे टिप मिली थी। और मुझे लगता है कि आपको वो टिप मिलिट्री के अंदर से मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता। ये रहा उनका एसएस ये आपके रिकॉर्ड। पास भी है? नासा वही एजेंसी है जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की, जिसके लिए काम किया। वो वही टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए नाजीज से काम लेती थी जो मैंने सालों बाद यूज की। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। क्या हम बिना नाजी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के स्पेस में जा सकते थे? क्या हम बिना नाजी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के स्पेस में जा सकते थे? मुझे नहीं लगता। इसका सही जवाब मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता जा सकते थे। हमारे लोगों की वैसी ट्रेनिंग नहीं थी। उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी और ना ही उनके पास वैसा एक्सपीरियंस और नॉलेज था। वॉन ब्रॉन और उस ग्रुप ने उनको वो जानकारी दी जिसके दम पर मून पर जाया जा सके। ये काफी सोच में डालने वाली बात है, पर हमारा मकसद जरूर हासिल हो गया। उसकी ये कीमत चुकाना सही था? वो कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर थे। मैंने उनसे ये सवाल किया था। आपको उनका जवाब बताती हूँ। मुझे लगता है उन्हें अपने गुनाहों की कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। इस सब के बारे में आज सोचकर आपको कैसा लगता है? इस बारे में सोचकर अच्छा नहीं लगता। खासकर ये बात कि मून पर जाने में उन्होंने हमारी मदद की, पर हमें नाजीज की मदद लेने और मून पर जाने में से एक को चुनना पड़ा। ये बहुत गलत था। हमारे पास यहाँ टेबल पर कुछ पिक्चर्स हैं। आप बता सकती हैं इनमें क्या हो रहा है?
ये नासा में काम करने वाले जर्मन्स का रीयूनियन है। यानी ये वो सारे नाजी साइंटिस्ट्स हैं जो नासा में काम करने आए थे। जो मर गए उनके अलावा जितने बचे थे। वॉन ब्रॉन तब तक मर चुके थे। मैं CNN क्रू के साथ वहाँ गई थी और उन सब नाजीज का सामना किया था। और ये फोटो नासा में ली गई है। हाँ, मैं इस बिल्डिंग को जानता हूँ। हाँ, वाओ। वॉन ब्रॉन, तो ये वॉर्नर वॉन ब्रॉन की आर्मी इंटेलिजेंस फाइल है। और आपने इसे फोया रिक्वेस्ट से हासिल किया? हाँ। इसमें उनका पूरा नाम लिखा है, वर्नर मैग्नस मैक्सिमिलियन वॉन ब्रॉन। काफी अलग नाम है। वॉन ब्रॉन वो नासा में रॉकेटरी को लेकर कुछ लीडर वगैरह थे और वहाँ काम करने वाले दूसरे लोग उन्हें पसंद करते थे। यस। पता नहीं वो उन्हें क्या समझते थे, पर वो कैंपस में काफी जाने जाते थे। हाँ। आपको क्या लगता है वर्नर वॉन ब्रॉन के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में क्या जानकारी होगी? असली SS फाइल, शायद उनकी कोई फोटो हो SS यूनिफॉर्म में। मैंने कभी उनकी SS यूनिफॉर्म में कोई फोटो नहीं देखी। लिंडा, मुझे लग रहा है यहाँ प्रेसिडेंट केनेडी के पास खड़े हैं ये वर्नर वॉन ब्रॉन है ना? ये वही है ना? हाँ, ये रहे। मैंने हॉलोकॉस्ट सरवाइव करने वाले लोगों से बात की है जो US गवर्नमेंट के लिए काम करते थे जब वो यहाँ साइंटिस्ट के तौर पर आते थे। तो उन लोगों को काम करता देखकर वो हैरान रह जाते थे, जिनसे बचकर वो यहाँ आए हैं। वो यही काम कर रहे थे हमारी US गवर्नमेंट के लिए। क्या आपको लगता है वॉन ब्रॉन ने कभी जर्मनी में जो किया उसके लिए अफसोस जाहिर किया? उन्हें कोई पछतावा? मुझे नहीं लगता उनसे कभी ये पूछा गया। नहीं पूछा गया? वाह। जो लोग पेपर क्लिप ऑपरेशन चलाते थे कभी नहीं पूछा। और उनसे बाद में भी किसी ने कभी ये सवाल नहीं किया? मुझे नहीं जिसके लगता। बारे में आपको पता हो? ओके। मुझे बिल्कुल याद है। मैं वॉन ब्रॉन का इंटरव्यू करना चाहती थी। वो नाजी पास्ट या उन लोगों के नाजी से जुड़ाव के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। सच कहूं तो मैं इस बात से निकल नहीं पा रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले मून पर जाने के लिए कितनी चीजों को अनदेखा किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सारी चीजें लोगों से छुपा कर रखी। हाँ, तुमने सही कहा। मैं भी हैरान हूँ कि मून पर पहुँचने के लिए हमने नाजी से हेल्प ली। लिंडा ने हमें हैरान करने वाला सच बताया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम स्पेस रेस में सोवियट्स को पछाड़ने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। नर्मबर्ग ट्रायल्स में नाजीज को उम्र कैद और मौत की सजा सुनाए 20 साल भी नहीं हुए थे और नाजी पार्टी और SS के जाने माने मेंबर्स नासा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। अगर नासा इतना बड़ा सच छुपा कर रख सकता है तो पता नहीं उसने अब तक हमसे क्या क्या छुपाया होगा। क्या वो सच में मून लैंडिंग का झूठा नाटक करके ये सीक्रेट भी हमसे छुपा सकते हैं? लिंडा ने हमें जो बताया उससे ये बात तो साफ है कि नासा ने काफी कुछ छुपाया है। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि नासा हमें इतने सालों से झूठी कहानियां सुना रहा है। देखो, अगर नाजीज की हेल्प लेने वाली बात सच है, जो कि बहुत गलत है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम मून पर नहीं गए। मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे पता चलता है कि अमेरिका जिन बातों को लेकर शर्मिंदा होता है उनसे झूठ बोलता है और लेट JFK के मून पर पहुंचने के वादे को पूरा न कर पाना शर्मिंदगी की बात होती। जब 1960 में वॉन ब्रॉन का नासा में ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने अपने एक साथी जेम्स वैन एलन से दोस्ती कर ली। 1958 में जेम्स वैन एलन सैटेलाइट मिशंस का डेटा एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने प्लैनेट को घेरने वाली 2 हाई रेडिएशन बेल्ट्स का पता लगाया जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जल रही थी। और ये वैन एलन बेल्ट्स एक और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी को सामने लाती है। अगर नासा हमारे दुश्मन यानी जर्मन्स के साथ काम करने को तैयार था, जिनमें से कुछ वॉर क्रिमिनल्स रह चुके थे, तो मुझे नहीं लगता ये कहानी गलत होगी कि वो एस्ट्रोनॉट्स के वैन एलन बेल्ट से इरेडिएट होने जैसा बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं रहे होंगे।
क्या लंबे समय वाली मैन स्पेस फ्लाइट्स के लिए रेडिएशन और वेटलेसनेस का कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित होगा? उस रेडिएशन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट रिकॉर्ड कर लिया है। ये बेल्ट्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। इंटेंस रेडिएशन एटॉमिक कैनन बॉल की तरह उनके पार जा सकती थी, जिससे जानलेवा जेनेटिक ब्रेकडाउन होता। रेडियो एक्टिविटी को रैड्स में मेजर किया जाता है और 300 रैड्स जानलेवा साबित हो सकती हैं। वैन एलन बेल्ट्स हजारों रैड्स की रेडिएशन निकाल रही थी। ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोई एक्सरे लेवल का रेडिएशन नहीं था। उन बेल्ट से निकलने वाली रेडिएशन स्किन जला सकती थी, हड्डियां पिघला सकती थी और उन एस्ट्रोनॉट्स के डीएनए स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल सकती थी। इनर वैन एलन बेल्ट जो अर्थ से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसमें काफी खतरनाक प्रोटॉन पार्टिकल्स, फ्लक्स अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। पर आउटर बेल्ट जो स्पेस में 13,000 से 60,000 किलोमीटर के बीच है, वो सबसे ज्यादा जानलेवा है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स का फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है। ये वाली सब एटॉमिक रेडिएशन स्किन और बॉडी टिश्यूज को खराब कर सकती है। हाल ही में साइंटिस्ट्स को पता चला कि वैन एलन बेल्ट्स के कुछ हिस्सों में उनके अंदाजे से कम रेडिएशन होती हैं। 1960s में नासा ने इन बेल्ट्स को पार करके आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच लिया होगा? अगर उन्हें लगे कि इतना खतरा उठाना सही नहीं रहेगा, तो वो एक काम और कर सकते थे, और वो था मून पर ना जाने का फैसला करना। हमारी प्राइमरी कॉन्स्पिरेसी थियरी कहती है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस आल्ड्रिन और माइक कॉलिंस लो अर्थ ऑर्बिट में प्लैनेट का चक्कर लगाते रहे, जबकि एक नकली मून लैंडिंग की फिल्म ऑन एयर कर दी गई। शायद हमने कभी वैन एलन बेल्ट्स को पार ही नहीं किया। शायद कोई मून लैंडिंग हुई ही नहीं। हमें ये पहेली सुलझानी होगी। हमारी टीम अपोलो 11 को देखने जा रही है और हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि वो वैन एलन बेल्ट रेडिएशन को सर्वाइव कर सके। अगर ऐसा हुआ तो साबित हो जाएगा कि उन्हें रेडिएशन को झेलने लायक बनाया गया था, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ना हो और वो आराम से मून तक पहुंच जाए। नासा के इंजीनियर्स अपना काम अच्छे से जानते थे। अर्थ पर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें स्पेस रेडिएशन से बचा सकती है, पर उस स्पेसक्राफ्ट में एल्यूमिनियम और दूसरे मटेरियल्स ढेर सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कुछ लोग इसी प्रोटेक्शन वाली बात पर सवाल उठाते हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं सियाटल, जहाँ हमें मौका मिल रहा है अपनी आंखों से इस अनोखे आर्टिफैक्ट को देखने का। मून लैंडिंग की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए असली अपोलो 11 कैप्सूल को देश भर में लाया जा रहा है। वो वही कैप्सूल है जो नील, बज और माइकल को ले गया था। हम देख सकते हैं कि आप वापस आ रहे हैं। मैंने कैप्सूल कभी नहीं देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि नासा के इंजीनियर्स ने ढेर सारी रिसर्च और ढेर सारी टेस्टिंग के बाद ही इस कैप्सूल को फाइनली डिजाइन किया होगा। चैड ने अपोलो कैप्सूल को स्कैन करने का इंतजाम किया ताकि हमें पता चले कि वैन एलन बेल्ट्स की रेडिएशन से गुजरते वक्त हमारे एस्ट्रोनॉट्स कितने प्रोटेक्टेड थे। ये काफी मजेदार होगा। हाँ, सही कहा। डेस्टिनेशन क्या मून। बात है, यहाँ तो SR-71 और भी बहुत कुछ है। हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या स्पेस में रेडियो एक्टिविटी के चलते एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेजना खतरनाक था या नहीं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम वाकई मून पर गए थे तो उसके लिए स्पेसक्राफ्ट में काफी शील्डिंग होनी चाहिए, जिसके चलते वो भारी हो जाएगा और शायद लिफ्ट भी ना कर सके। और हम जिन दो बेल्ट्स की बात कर रहे हैं वो हाईली चार्ज प्रोटॉन्स की बनी हैं और उनके रहते मून पर उतरना और फिर वापस लौटना इतना आसान नहीं है। उस रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट में ही जल जाएंगे और इससे बचने के लिए करीब 1 फुट की लेड शील्डिंग की जरूरत होगी। मैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ, पर तुम कभी स्पेस में नहीं गए हो ना? हाँ, पर लो अर्थ ऑर्बिट और तुम्हें मुझे इस वैन बात एलन पर बेल्ट में यकीन गया हूँ। दिलाना होगा। ओके? हाँ, और इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। चलो हाँ, कैप्सूल को पता देखते लगाते हैं। हैं। ऑलराइट। तो ये रहा वो, कितना जबरदस्त है। 3 एस्ट्रोनॉट्स इस छोटे से कैप्सूल में बैठकर मून पर गए और आगे आने वाले समय को बदल कर रख दिया। वाकई जबरदस्त रहा होगा। मेरी खुद की जिंदगी बदल गई। इस कमांड मॉड्यूल को अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट का मदरशिप बनाने के लिए नासा के लिए बनाया गया था। इग्निशन सीक्वेंस स्टार्ट। करीब 6500 किलो का कैप्सूल 10 फुट ऊंचा और अपने मैक्सिमम डायमीटर पर 13 फुट से कम चौड़ा, जो कि बहुत कम जगह है, जिसमें 3 आदमी 8 दिन रहकर अपना काम करते रहे। कुल मिलाकर इसके पैनल में 24 इंस्ट्रूमेंट्स, 566 स्विचेस, 40 इवेंट इंडिकेटर्स और 71 लाइट्स हैं। अपोलो 11 ह्यूस्टन सही है, ओवर।
चार्ली, LRL डोज खोलने का समय है। अपोलो 1 में लगी आग से सबक लेकर नासा ने ये मॉड्यूल ऐसे हैच के साथ डिजाइन किया जो बाहर की तरफ 5 सेकंड में खुल सके। पिछले डिजाइन्स को खुलने में 90 सेकंड्स लग जाते थे। कैप्सूल स्टेनलेस स्टील की आउटर शेल से बना है और इनर शेल एल्यूमिनियम की है और इन दोनों के बीच में कई इंच की फाइबर ग्लास इंसुलेशन लगाई गई है। री एंट्री के समय करीब 2700 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज्यादातर मेटल्स को पिघला सकता है, इसलिए इसके आउटर शेल में रेजिन शील्ड भी लगाई गई थी जो री एंट्री के समय ज्यादातर हीट को इससे दूर रखकर मेटल्स को पिघलने से बचा सके। आप अर्थ पर लौट आए हैं और फिर वो पैसिफिक ओशन में उतर गया। देखो, किसी को इस स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में जाने पर शक नहीं है, बल्कि शक इस बात पर है कि ये मून पर जाकर लौटा है और स्पेस के रेडिएशन को सर्वाइव करके आया। हम ये साबित कर देंगे। मेरे मन में कुछ डाउट्स हैं, पर इस कैप्सूल को देखकर लग रहा है जिसमें नील, माइक और बज स्पेस गए थे और शायद मून पर भी गए थे। हमें इसे छूने की इजाजत नहीं है, तो अंदर जाकर इसकी थिकनेस चेक करने की बात तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए मैंने एक टीम को बुलाया है जो यहाँ आकर देखेगी कि कैप्सूल के अंदर कितनी शील्डिंग है। जब भी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए हाईटेक गियर की जरूरत होती है, मैं स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ, डैरेन मैकडूगल। अब क्योंकि हमें इसे छूने की इजाजत नहीं है, डैरेन का लाइडर स्कैनर कैप्सूल वॉल की थिकनेस कैलकुलेट करके बताएगा। डैरेन, अपना स्कैनर लाएं। हाय डैरेन। अच्छा हूँ, आप कैसे? हम आपके स्कैनर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हमें बताइए इसके बारे में, ये कैसे काम करता है। जरूर, ये लाइडर स्कैनर है, मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये यहाँ से इसकी पोजीशन लेगा और कंप्यूटर पर इसका 3D मॉडल बना देगा। अच्छा, बहुत खूब। देखते हैं इससे क्या पता चलता है। लाइडार वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल लेजर गाइडेंस, आर्कियोलॉजी, हाई रेज मैप बनाने में और ड्राइवरलेस कार्स में होता है। लाइट जरूर। इसकी फुटेज से ये बात साफ पता चल जाएगी कि वैन एलन बेल्ट से गुजरते हुए एस्ट्रोनॉट्स कितने प्रोटेक्टेड थे। ना ये इसे छुएगा ना खराब करेगा, पर वो जानकारी पता लगा लेगा जिसकी मदद से हम ये पहेली सुलझा सकते हैं। इसे देखकर ही पता चल रहा है, इसमें लेड यूज किया गया है जो वैन एलन बेल्ट से प्रोटेक्ट कर सकता था। हम सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते वक्त ये इतनी बुरी तरह जला है कि इसकी आउटर शेल पूरी तरह खराब हो गई है। मैं ये देखकर शॉक था। इसे जितनी रेडिएशन से गुजरना था, कम से कम कैप्सूल वॉल्स पर 1 फुट की लीड शील्डिंग होनी चाहिए थी ताकि एस्ट्रोनॉट्स को कुछ न हो। मुझे याद है इन स्पेस शटल से वापस लौटने पर रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती थी और एटमॉस्फेयर में री एंट्री के समय शटल करीब 1650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता था। री एंट्री किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बड़ी चुनौती होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यहाँ सवाल उस शील्डिंग पर खड़ा हो रहा है जो वैन एलन बेल्ट से सेफली गुजरने के लिए जरूरी थी, और यही मुद्दा शक पैदा करता है। इसके टेस्ट रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले हैं। 3 इंच से भी कम स्टील और एल्यूमिनियम की शील्डिंग। क्या कहा, 3 इंच? बाप रे, वाह! इससे साफ हो गया कि इस कैप्सूल में इतनी शील्डिंग नहीं थी कि वो स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कैप्सूल की वॉल्स इतनी थिक नहीं थी कि वो रेडिएशन का सामना कर सके। शायद मून लैंडिंग हुई नहीं। यानी अगर शील्डिंग में कोई कमी निकल कर आई है तो इसका मतलब हम मून पर गए ही नहीं। 3 काफी हैरान करने वाला रिजल्ट है, पर यकीनन इसका कोई एक्सप्लेनेशन होगा। शायद इस थ्योरी को टेस्ट करने का कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इस मोड़ पर आ गई है कि क्या एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए ये शील्डिंग काफी थी या नहीं, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारी एक टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वैन एलन बेल्ट में कितनी रेडिएशन होगी और उससे बचने के लिए कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। हम कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस जा रहे हैं जहां स्पेस कैप्सूल पर रेडिएशन के इफेक्ट्स टेस्ट करेंगे। जब भी मुझे इन्वेस्टिगेशन में एनर्जी और रेडिएशन के बारे में पता लगाना होता है, मैं माइकल वॉल्टर और उनकी टीम के पास कार्नेगी जाता हूं जो सब कुछ बताते हैं। हम टेस्ट करेंगे कि आखिर वैन एलन बेल्ट कितनी खतरनाक है, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वैन एलन बेल्ट से गुजरते हुए उसकी रेडिएशन से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल। अपोलो मिशंस के दौरान काफी ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा था और वैन एलन बेल्ट्स इस रेडिएशन का काफी बड़ा हिस्सा हैं। इसलिए बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि इस इंटेंसिटी की रेडिएशन में सर्वाइव करने के लिए जिसका सामना एस्ट्रोनॉट्स ने किया, स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाना चाहिए था और लीड शील्डिंग के बिना इस रेडिएशन से नहीं गुजर सकते थे। तो वैन एलन बेल्ट्स की रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो हमें रेडिएशन को अच्छे से समझना होगा। ये पार्टिकल्स होते हैं और वो भी 3 तरह के, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। इनर वैन एलन बेल्ट में प्रोटॉन फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी। इसलिए नासा ने क्या किया कि उसे अवॉइड किया, क्योंकि वो रेडिएशन कुछ इलाके में थी और उससे बचकर निकला जा सकता था। पर आप आउटर बेल्ट से बचकर नहीं निकल सकते और आउटर बेल्ट में बीटा पार्टिकल्स फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या स्पेसक्राफ्ट जिस मटेरियल से बना था वो ज्यादातर रेडिएशन ब्लॉक करने के लायक था या नहीं, और क्राफ्ट में घुसी रेडिएशन जानलेवा थी या नहीं, क्योंकि उन्होंने रेडिएशन बेल्ट में काफी कम समय गुजारा था। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ रेडिएशन की इंटेंसिटी या कौन सी रेडिएशन है ये मायने नहीं रखती, बल्कि एक्सपोजर टाइम भी मैटर करता है। यहाँ हमारे पास कैप्सूल का प्लेक्सीग्लास मॉकअप है। यहाँ 2 तरह के रेडिएशन सोर्सेज मौजूद हैं जो आउटर वैन एलन बेल्ट में मौजूद रेडिएशन की जगह काम करेंगे, जिससे गुजरकर वो कैप्सूल में गए होंगे। इस पर रेडियो एक्टिव स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये खतरनाक नहीं है, इसका फ्लक्स बहुत कम है। डेंटल ऑफिस में जो एक्सरे होता है उससे भी बहुत ज्यादा कम। मैं इस पर कॉशन रेडियो एक्टिव मटीरियल लिखा देखकर थोड़ा सा डर गया। होता है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल एमिटर है, ये रेडियो एक्टिव है और आपको गाइगर काउंटर में हो रही काउंटिंग सुनाई देगी। ये करीब 1 मिलीरेड पर आवर होती है। मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ इस रेडिएशन टेस्ट से क्या पता चलेगा, क्योंकि यही साबित कर सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुजरते समय प्रोटेक्टेड थे या नहीं। मैं अभी आपको अपने इस मॉकअप कैप्सूल में सिर्फ प्लेक्सीग्लास की जो स्टॉपिंग पावर है वो दिखाने जा रहा हूँ। डॉक्टर वॉल्टर अपोलो 1 कैप्सूल की इस प्लेक्सीग्लास रेप्लिका को रेडियो एक्टिव पैलेट के ऊपर रख रहे हैं। ये मेजर करेंगे इस बैरियर से कितनी रेडिएशन पार हो पाती है। इसे यहाँ रखेंगे। ये हमारा कैप्सूल है। हम अपने गाइगर काउंटर को लो करेंगे। मैं अभी आपको अपने इस मॉकअप कैप्सूल में सिर्फ प्लेक्सीग्लास की जो स्टॉपिंग पावर है वो दिखाने जा रहा हूं। हम टेस्ट कर रहे हैं कि जिस मटेरियल से अपोलो 11 कैप्सूल बना था वो वैन एलन बेल्ट्स की जानलेवा रेडिएशन को रोकने के लिए काफी था या नहीं। इसे यहाँ रखेंगे और अब अगर इन मटेरियल्स का ये टेस्ट रेडिएशन का अच्छा खासा अमाउंट ब्लॉक नहीं कर सकता तो मतलब एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए नहीं थे। ये रहा हमारा कैप्सूल। वैन एलन बेल्ट्स की रेडिएशन को कई लाख मिलीरैड्स पर गेज किया गया है। इस तरह का स्केल डाउन टेस्ट भी ये बता सकता है कि कितना रेडिएशन ब्लॉक हुआ था। ये डिस्क रेडियो एक्टिव प्रोटॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स की बहुत कम डोज एमिट कर रही है। ये लगभग 1 मिलीरैड है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पर हम देखेंगे कितनी रेडिएशन प्लेक्सीग्लास के इस पीस से गुजर सकती है। और अब हमें कुछ काउंट्स मिल रहे हैं। 0.05 मिलीरैड्स पर आवर। प्लास्टिक के इतने से पीस से हम अल्फा पार्टिकल्स की रेडियो एक्टिविटी को 99% कम कर पा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बीटा पार्टिकल्स टेस्ट कर लेते हैं। वैन एलन बेल्ट में बीटा पार्टिकल्स का फ्लक्स काफी ज्यादा होता है और वो बहुत छोटे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकते हैं। यानी ये टेस्ट जरूरी है क्योंकि बीटा पार्टिकल्स काफी आसानी से प्रोटेक्टिव सरफेसेस में घुस सकते हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ज्यादा खतरा साबित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्स से टेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए, ज्यादा फ्लक्स मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम। बिल्कुल। यहाँ कई सारी डिस्क्स हैं जो बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रही हैं और आप देख सकते हैं इसका फ्लक्स करीब 2 मिलीरैड पर आवर है। यानी अल्फा पार्टिकल से जो फ्लक्स बन रहा था ये उससे काफी ज्यादा है। ओके, तो अब हम प्लेक्सीग्लास की पतली सी लेयर की ब्लॉकिंग पावर को टेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए, और अभी आप देखिए कि ये 0.9 से 1.0 के बीच आ गई है। यानी हमने करीब आधे बीटा पार्टिकल्स को रोक लिया है।
आधे बीटा पार्टिकल्स अभी भी पास हो पा रहे हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास एक्सरे के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक लाइन एप्रन से नहीं बल्कि लेड लाइन एप्रन से कवर किए जाते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का ये मानना है कि इन पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए उन्हें स्पेस कैप्सूल को लेड से बनाना चाहिए था। इस बारे में आपको क्या कहना है? लेड इसके लिए अच्छा रहता है क्योंकि वो बहुत डेंस होता है और वो किसी भी पार्टिकल को पेनिट्रेट नहीं करने देता, पर उससे दिक्कत ये है कि बहुत भारी होता है और स्पेसक्राफ्ट कभी भी लिफ्ट ऑफ नहीं कर पाएगा। इसलिए कैप्सूल्स दो मटेरियल से बनाए गए थे। इनर शेल एल्यूमिनियम की बनी थी और उसके बाद जो आउटर शेल थी उसे स्टील से बनाया गया था। और अब हम आपको एल्यूमिनियम की ब्लॉकिंग पावर टेस्ट करके दिखाने जा रहे हैं। अब हम अपोलो 11 में यूज हुए एक्चुअल मटेरियल का टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। हमें एल्यूमिनियम और स्टील में 3 मिला और ये स्पेस रेडिएशन रोकने के लिए काफी साबित हुआ। मेरे पास एल्यूमिनियम प्लेट है जो करीब 2 मिलीमीटर थिक है। आप इसे ऊपर उठाइए तो मैं डिस्क्स पर प्लेट रख देता हूं इस तरह से। और अब इस पर काउंट कम होकर 0.1, 0.2 मिली रेड पर आवर हो गया है। यानी आउटर वैन एलन बेल्ट में जो सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टिकल्स थे, आपने उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, वो भी सिर्फ प्लेक्सीग्लास और थोड़े से एल्यूमिनियम से। और इस तरह साइंस की एक और जीत हुई। सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स को नासा के उन होनहार लोगों पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से होमवर्क कर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सच में अपोलो 11 मून पर भेजा था। इस बात में कोई शक नहीं कि जब वो पहली बार वैन एलन बेल्ट से गुजरने वाले थे तब उन्हें उस खतरे का पूरा आइडिया था ही नहीं, पर नासा को इस बात का यकीन था कि उन्होंने वैन एलन बेल्ट को अच्छे से मैप कर लिया है और वो जानते हैं कि उसका कौन सा एरिया ज्यादा फ्लक्स वाला था और कहाँ रेडिएशन फ्लक्स सबसे कम था। इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेजेक्टरीज कुछ इस तरह से प्लान की जिससे कम से कम एक्सपोजर हो। मून मिशन में काफी ज्यादा खतरे थे, जमीन से लिफ्ट ऑफ करना तक मुश्किल था, फिर ऑर्बिट में पहुंचना, किसी इंसान को मून पर उतरना और वापस लाना, ये सारे रिस्क वैन एलन बेल्ट से गुजरने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े। ओके, इसीलिए हमने ये सब टेस्ट किए, पर जैसा डॉक्टर वॉल्टर ने कहा इसमें और भी कई खतरे थे। यानी इस टेस्ट से झूठी मून लैंडिंग करने का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मून पर जाने के लिए लेड शील्डिंग की जरूरत नहीं है। मून पर जाने के लिए लेड शील्डिंग जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि रेडिएशन टेस्ट से ये बात साफ हो गई है कि एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट भी 99% अल्फा और बीटा रेडिएशन को रोक सकती है। साइंस ने साबित कर दिया। और वैसे भी हर तरह की रेडिएशन नुकसानदायक नहीं होती, कोई होती है, और अगर हो भी तो नासा जैसी एजेंसीज वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर्स पहले पता लगा लेते हैं कि कितनी शील्डिंग जरूरी है। हाँ देखो ना, सिर्फ 1%, इससे ज्यादा रेडिएशन तो डेनवर में धूप सहने से ही मिल जाती है, तो ये रेडिएशन तो काफी कम है। यानी हम कह सकते हैं कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स का हमको मून पर जाने से रोकने का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, मैंने जो साइंटिफिक प्रूफ देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। हम वैन एलन बेल्ट से गुजरे होंगे, पर उससे ये साबित नहीं होता हम 69 में वाकई मून पर गए थे। मैं तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा कि हम अभी भी मामले की गहराई में नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरीज मौजूद हैं। ये नहीं मानेगा। शायद मून लैंडिंग हुई ही ना हो। ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे।